नमस्कार। आज का हमारा विषय है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। स्नातक द्वितीय वर्ष के रीतिकालीन काव्य प्रश्न पत्र के अंतिम कवि हैं सेनापति। सेनापति भक्तिकाल एवं रीतिकाल के संधि युग के कवि माने जाते हैं। यानी कि भक्तिकाल जब समाप्त प्राय हो रहा था और रीतिकाल अपनी प्रवृत्तियां ग्रहण कर रहा था, उस संधि युग के समय के जिन कवियों को गिना जाता है इस संधि युग के कवियों के रूप में, उनमें सेनापति का प्रमुख स्थान था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के वैज्ञानिक लेखक हैं, उन्होंने इन्हें भक्तिकाल के अंतर्गत सम्मिलित किया और भक्तिकाल के भी जो फुटकल कवि थे, जैसे रहीम है, होलराय है आदि को उन्होंने सम्मिलित किया, क्योंकि अधिकतर रचना परिचय के आधार पर या प्रवृत्तियों के आधार पर उन्होंने इनको उस युग में सम्मिलित किया भक्तिकाल में। क्योंकि केशवदास को भी उन्होंने भक्तिकाल के अंतर्गत ही उनका विश्लेषण किया। लेकिन अगर प्रवृत्तियों के आधार पर देखा जाए तो केशवदास भी रीतिकाल के प्रथम कवि या कहें कि रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। और सेनापति भी, अगर उनकी रचनागत प्रवृत्तियों को देखा जाए, उनकी रचनाओं में जो प्रवृत्तियां आई वो संपूर्ण प्रवृत्तियां रीतिकाल की हैं। इसलिए स्पष्टतः हम उनको रीतिकाल का कवि कह सकते हैं। अधिकतर विद्वान उन्हें कहते हैं कि सेनापति भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि युग के कवि हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव पड़ा इनकी रचनाओं पर। क्योंकि इसलिए भी कहते हैं कि कवित रत्नाकर जो उनकी रचना है उसमें वो राम कथा पर आधारित है। हालांकि वो राम कथा पर आधारित है, विषय राम से संबंधित है, लेकिन जो प्रवृत्तियां हैं वो रीतिकालीन हैं। इसलिए राम कथा का चित्रण होना और प्रवृत्तियां रीतिकाल की होना ये सिद्ध करती है कि दोनों ही काव्य धाराओं का उनके ऊपर प्रभाव था, जिनमें भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। क्योंकि भक्ति जो प्रवृत्ति थी वो भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति थी, और श्रृंगार है या श्रृंगार वर्णन है वो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति। इसलिए दोनों का सम्मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सेनापति को जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई वो प्रकृति के सूक्ष्म चित्रण या प्रकृति वर्णन को लेकर के उनको अधिक मान्यता मिली, जो साहित्य में उनके लिए अद्वितीय है। अन्य जो प्राचीन कवियों की भांति सेनापति का जो जीवन वृत्त है वो संदिग्ध माना जाता है, क्योंकि इनकी जानकारी भी बहुत कम प्राप्त होती है। इतना जरूर कहा जाता है कि कवि रत्नाकर के एक छंद के आधार पर लोग ये मानते हैं कि ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम यानी कि दादा का नाम परशुराम दीक्षित थे। इनका एक पद है जो गंगा तीर वस्ती अनूप जिन पाई है के अनुसार ये बुलंदशहर जिले के अनूप शहर के माने जाते हैं। सेनापति मुसलमानी दरबारी में भी रह चुके थे। सेनापति के मुख्य ग्रंथ देखते हैं। मुख्य ग्रंथों में काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर जो उनकी अद्भुत प्रकार की रचनाएं हैं। इन दोनों रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनमें से कहा जाता है कि जो कवि कुल कल्पद्रुम है एक रीति ग्रंथ है, लेकिन अब तक अप्राप्य है। दूसरा जो कवित रत्नाकर जो ग्रंथ है वो राम कथा पर आधारित है, रीति परंपरा का निरूपण करता है और विविध तरंगों में इसको विभाजित करके लिखा गया है। सेनापति राम भक्त के विशेष कवि थे, क्योंकि कवित रत्नाकर उनकी रचना का आधार था। शिव तथा कृष्ण विषय कविता लिखते हुए भी उनकी रुचि राम की ओर अधिक थी। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर के रहने वाले थे, परंतु बाद के दिनों में वे वृंदावन में संन्यास लेकर वहीं सारा जीवन व्यतीत करने लगे। सेनापति के काव्य में रीतिकालीन काव्य परंपरा की झलक अधिकांश छंदों में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। चमत्कार, प्रियता और नायिका भेद के उदाहरण भी इनकी कृतियों में उपलब्ध है। यानी कि सेनापति को भक्ति काल का कवि जो मानने वाले जो विद्वान हैं
उनको ये प्रत्यक्षतः हम कह सकते हैं कि उनकी संपूर्ण रचनाओं में रीतिकालीन जो काव्य परंपरा की जो विभिन्न जो प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो लक्षण ग्रंथों का निर्माण हो, चाहे श्रृंगार चित्रण की बात हो, चाहे अलंकार वर्णन की बात हो, चाहे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की बात हो, नायिका भेद की बात हो, ये सारी की सारी प्रवृत्तियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। और ये प्रवृत्तियां सिद्ध करती हैं कि रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य परंपरा के एक प्रमुख कवि के रूप में इनको माना जाता है। भाषा की दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो सेनापति ब्रज भाषा के कवि थे। वैसे तो रीतिकाल के जितने भी कवि थे वो सभी ने ब्रज भाषा में लिखा और इनकी ब्रज भाषा में बड़ी अनूठी पकड़ थी। काव्य के एक अत्यंत शक्तिमान ब्रज भाषा में लिखे गए जो काव्य है उसके शक्तिमान कवि माने जाते हैं। इनका समय रीति युग का प्रारंभिक काल है, यानी कि इसमें कहा गया है कि संधि युग के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल और जो रीति काल है उसका जो संधि युग था उस समय के कवि थे, इसलिए इनको रीति काल का प्रारंभिक कवि गिना जाता है। इसलिए उनका जो परिचय देने वाला स्रोत केवल उनके द्वारा रचित एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ कवित रत्नाकर है, जो मैं बता दूं कि इनकी प्रसिद्धि का आधार भी है। सेनापति का काव्य है वो विदग्ध काव्य है। इनके द्वारा 2 रचनाएं लिखी गई जिसकी चर्चा हमने की, काव्य कल्पद्रुम और दूसरा कवित रत्नाकर, जिसमें जो काव्य कल्पद्रुम है वो प्राप्य नहीं है, कवित रत्नाकर प्राप्य है। कवित रत्नाकर के बारे में कहा जाता है कि 1706 संमत में लिखा गया एक प्रौढ़ काव्य है। 5 तरंगों में इसको विभाजित कर दिया गया। कुल मिलाकर के 405 छंद इसके अंतर्गत सम्मिलित है। श्लेष जो अलंकार है उसकी छटा देखने योग्य मिलती है। इसी के साथ साथ श्रृंगार वर्णन, सट ऋतु वर्णन, राम कथा के जो छंद हैं वो अत्युत उत्कृष्ट है, यानी कि उनको महत्ता प्रदान करते हैं। सेनापति के काव्य में सुंदर यथातथ्य और मनोरम कल्पनापूर्ण सट ऋतु वर्णन के लिए उसको प्रसिद्धि मिली है। भाव एवं कल्पना चमत्कार के साथ साथ वास्तविकता का चित्रण सेनापति की विशेषता है, यानी कि भाव और कल्पना का चमत्कार उनके काव्य में देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो उन्होंने प्रत्यक्षतः देखा उसका चित्रण करने में वो सिद्धहस्त माने जाते हैं। इसलिए सबसे प्रधान तत्व है सेनापति की भाषा शैली है, जिसमें शब्दावली अत्यंत संयत, भावोपयुक्त, गतिमय एवं अर्थगर्भ। इसके अलावा सेनापति की भाषा शैली को देखकर ही उनके छंद बिना उनकी छाप के ही पहचाने जा सकते, यानी कि उनकी जो शैल्पिक जो भिन्नता थी या जो गतिशीलता थी उसके बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार से गद्य में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, उनका कोई भी जो निबंध का पद अगर उसके नाम के बिना अगर हम पढ़ते हैं तो उनकी शैली को देख करके हम अंदाज लगा लेते हैं कि ये पद गद्यांश है, ये रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है। इसी प्रकार से किसी को पद को पढ़ने पर हमें ये पता लग जाता है कि यह है सेनापति का पद है। सेनापति की कविता में उनकी प्रतिभा फूट पड़ती है। उनकी विलक्षण या कहें कि सूक्ष्म छंदों में उक्ति वैचित्र्य का रूप धारण करके उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को बड़ी सशक्त बनाया है, जिससे वो मन और बुद्धि को एक साथ समित करने वाले बन गए। यानी कि मन और बुद्धि दोनों को, क्योंकि बुद्धि तार्किक होती है, मन भाव प्रधान होता है, और दोनों को अगर संतुलित और समन्वित बना दिया जाए तो बड़ी श्रेष्ठ कविता बन पड़ती है। और इसमें सिद्धहस्त थे सेनापति। इसलिए सेनापति जो कवि हैं उनकी 2 रचनाएं प्रमुख हैं, कवित रत्नाकर और काव्यकुल कल्पद्रुम। जिसमें कवित रत्नाकर उनकी प्रसिद्धि का आधार है जो रामकथा पर आधारित है, लेकिन रीतिकाल की वे सारी प्रवृत्तियाँ उसमें देखने को मिलती हैं जो उसमें है। क्योंकि जो कवित रत्नाकर ग्रंथ है उसमें ऋतुओं और श्रृंगार का जो सबसे सरस वर्णन इसमें किया गया है, और इसी के साथ साथ श्रृंगार के अलावा रूप वर्णन है, नायिका भेद वर्णन है, संयोग एवं योग पक्ष का वर्णन है, आदि सभी का बड़ा सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। क्योंकि रूप वर्णन में
सेनापति में नायिकाओं के शरीर सौंदर्य, हाव भाव, अनुभवों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इस दृष्टि से देखें तो रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख जो कवि हैं उनमें से सेनापति की गणना होती है, और सेनापति के काव्य में वे सारी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं जो उन्हें एक रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में सिद्ध करते हैं। इसलिए वो भक्ति काल के कवि न होकर के रीतिकाल के प्रारंभिक कवि हैं, जिन्हें हम अधिक कहें तो ये कह सकते हैं कि भक्ति काल और संधि काल के संधि युग के कवि हैं। इन सेनापति जी के जो ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं कुछ पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, जिनका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।